इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पहले देश के गलियारों में ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, इस बार विदेशों से हमला किया गया है। दरअसल दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनावों से ईवीएम को हटाने की मांग कर दी है। मस्क की ये पोस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी जाग उठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा। उन्होंने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर दी। ईवीएम पर छिड़ी बहस में सैम पित्रोदा भी उतर आए। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने भी तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने जो कहा ईवीएम्स के बारे में, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम, हमारे देश में के ईवीएम जो हैं यूएस के ईवीएम्स और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग है कि हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ईवीएम पर विवाद यहीं तक नहीं सीमित रहा, ये सियासी बवंडर मुंबई तक पहुंच गया है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर पर आरोप लगाया गया कि वे 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए थे और ईवीएम को अनलॉक किया। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि मंगेश पंडिलकर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इस मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी ना तो हुआ है और ना हो सकता है। आणि त्याला जे आहे देयर इज नो ओटीपी ऑन मोबाइल फोन दैट फॉर अनलॉकिंग ईवीएम एज इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइस एंड इट हैज नो वायरलेस और वायर्ड। It is a complete lie being spread by this newspaper. ईवीएम को लेकर चल रही सियासत मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस पर आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ईवीएम को लेकर पार्टी के नजरिए से सहमत नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी तकलीफ होती है कि लोग सवाल करते हैं, चुनाव आयोग से जवाब देती है बीजेपी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ईवीएम से आपका ऐसा कौन सा ये देवरानी जेठानी का रिलेशन है कि अगर एलन मस्क भी जो है अमेरिका में कोई बात कह रहा है तो बीजेपी यहाँ एकदम जेठानी की तरह फड़क उठती है? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी, वायनाड से आप चुनाव नहीं जीत पाते अगर ईवीएम में टेम्परिंग होती, क्योंकि आपके विरोधी लेफ्ट मोर्चा आपको वहीं टेम्परिंग करके निपटा देता, क्योंकि साइंटिफिक रिगिंग में लेफ्ट पश्चिम बंगाल में जब सरकार में थे तब से लेकर लगातार माहिर रहे हैं। कब तक ईवीएम पर रोना रोकर, ठीकरा फोड़कर अपने ऊपर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज करोगे? बचने वाले नहीं हो। पर मेरा ये कहना है कि हमें अपने देश की चुनाव संस्थाओं पर, हमें अपने प्रजातंत्र की संस्थाओं पर, हमें अपनी सरकारी मशीनरी पर विश्वास करना पड़ेगा, चाहे कोई सरकार हो। हमारी सरकार रहती सब ठीक है, हमारी सरकार नहीं रहती सब गलत है, ये भी सोचना भी गलत है। कोई भी आम चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल न उठे, ये अब तक हो न सका। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली बढ़त के बाद विपक्ष चुप था, लेकिन ईवीएम पर 7 समुंदर पार से उठे सवालों ने उसे जगा ही दिया। पता नहीं कब देश में ईवीएम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यूएसए में सवाल और इंडिया में बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। यूएसए में ईवीएम पर सवाल, इंडिया में क्यों मचा बवाल?
क्या एलन मस्क की पोस्ट के बाद कांग्रेस को मिला बड़ा मुद्दा? बार बार ईवीएम पर सवाल क्या जनमत का अपमान नहीं? आखिर कैसे साबित हो ईवीएम की बेगुनाही? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने जैसे ही ये सवाल उठाया कि ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है, उन्होंने ट्विटर पर जैसे ही ये कहा, अमेरिका कई राष्ट्रों को, अमेरिकी एजेंसीज जो हैं, अमेरिका की कंपनियां ईवीएम का निर्माण करके उनको सप्लाई देती हैं। तो ईवीएम पर जब सवाल इतने बड़े टेक्नोक्रेट ने उठाया था तो लाजिमी है कि उस पर भूचाल आना था, और वही हुआ कि जैसे ही ये सवाल उठाया गया, स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर द्वारा दिया गया कि ईवीएम यहाँ की सेफ है, जो वहाँ की ईवीएम है और भारत की ईवीएम है, दोनों की कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम पर सवाल हैं तो निश्चित रूप से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदले जाने की ज़रूरत है, और कांग्रेस बहुत समय से ईवीएम प्रणाली का विरोध भी कर रही है। कुल मिलाकर इस चुनाव के परिणाम के बाद, 2024 के आम चुनाव के परिणाम के बाद, कोई ईवीएम पर लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं था। पूरे चुनाव परिणामों के दौरान किसी ने भी, किसी दल ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर या ईवीएम के परिणामों पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं किया। लेकिन एलन मस्क के ट्वीट ने फिर से इस आग को हवा दे दी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मंजरी जैन जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। संतोष सिंह गौतम साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संतोष जी, जब इंटरनेशनल एंटरप्रेनर हैं, विश्व के बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े टेक्नोक्रेट हैं, तमाम नई तकनीक की खोजों के लिए उन्हें जाना जाता है, बहुत पैशनेट हैं, बहुत जुनूनी हैं एलन मस्क। और जब उन्होंने ट्वीट किया तो उस ट्वीट पर लाजमी है कि सवाल उठना था। आप ये सवाल, आपकी पार्टी सवाल बहुत पहले से उठा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नवीन जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी दुनिया ईवीएम के मामले में सतर्क हो चुकी है, और एलन मस्क ने जब इस बारे में बोल दिया है तो मैं समझता हूं कि इस पर संदेह की पर्याप्त गुंजाइश हो गई है, क्योंकि एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेस एक्स का निर्माण किया, जिन्होंने टेस्ला का निर्माण किया, जो खुद एक्स के मालिक है, जो ट्विटर कहलाता था पहले। तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी की उनके पास एक गहरी समझ है, और टेस्ला को तो आप जानते हैं कि मानव रहित गाड़ी बना रहा है वो। तो जब मानव रहित गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि ईवीएम पर सवाल है, और जब राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट के जरिए उनको जवाब दिया तो उनकी तरफ से जवाब आया एलन मस्क की तरफ से कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड और एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद कुछ शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। और अभी चुनाव जो वहां पे अधिकारी थी बॉम्बे की, उन्होंने कहा कि ईवीएम भारत की हैक नहीं हो सकती। भारत की क्यों नहीं हैक हो सकती? जब अमेरिका की हैक हो सकती है तो एलन मस्क से बड़े विशेषज्ञ भारत में हो गए कि भारत के लोग, चाहे वो आईटी सेल के लोग भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका ये कहना मैं समझता हूं कि एक बहुत ही वैसी मानसिकता को दिखाता है कि अपने आप को सर्वज्ञानी सिद्ध करने का, जबकि उनके पास कितना टेक्निकल नॉलेज है मुझे पता नहीं। मेरे पास तो उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जब एलन मस्क ने कह दिया तो मुझे लगता है कि जो लोग एलन मस्क को चुनौती दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं या तो एलन मस्क से बड़े ज्ञानी है। टेस्ला का निर्माण जिसने किया, जो स्पेस एक्स, जो स्पेस पर जाने की बात कर रहा है, जो मार्स पर जाने की बात कर रहा है, जो चांद पर जाने की बात कर रहा है, उस व्यक्ति से भी बड़े ज्ञानी भारत के लोग हो गए। तो मैं समझता हूँ ईवीएम के बारे में शक की पर्याप्त गुंजाइश है। और नवीन जी, इसके बारे में ठोस तथ्य यह है कि आपने भी देखा कि जो पहले चुनाव आयोग के जो आंकड़े, विलंबित आंकड़े आए थे, उसमें 1 करोड़ वोटों का डिफरेंस था, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 48 लाख वोटों का डिफरेंस आया, कुल जो वोट पड़े और बाद में जब वोटों की गणना हुई उसमें। और 19 लाख ईवीएम आपको मालूम है वर्षों से यहाँ पर गायब है।
तो उनका क्या उपयोग हो रहा है, वो कहाँ है, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या पुलवामा के हमले की तरह उनकी भी जांच गायब कर दी गई, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और मैं कहता हूं चलो ये सब ठीक है, ईवीएम बहुत सती सावित्री है, तो मैं कहता हूं कि अगर ईवीएम इतनी ही महान है और लेकिन इतने लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए या चाहते हैं कि वो बैलेट बॉक्स से फिर से चुनाव कराएं, तो क्या कारण है कि इतना ज्यादा मोह है भारतीय जनता पार्टी को या चुनाव आयोग को कि वो ईवीएम को लागू करना चाहते हैं? ईवीएम लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जल्दी चुनाव हो तो जल्दी परिणाम आए। तो एक एक महीने में जब 6-6, 7-7 चरण में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव परिणाम 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं पहले चरण के बाद में, तो फिर तो मैं समझता हूं कि बैलेट बॉक्स क्या बुरा था। और 5 साल के लिए अगर हम कोई सरकार चुन रहे हैं, 5 दिन बाद भी अगर उसका नतीजा आ जाता तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन चूंकि पूरी तरह से संदेह के घेरे में है नियत, नीति, और इसीलिए संदेह ईवीएम को बदला नहीं जा रहा है। जी मंजीरी जी, अब देखिए एक्स कॉर्प हो, स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो, ये वो कंपनियां हैं जो बड़े बड़े अनुसंधानों के लिए, टॉप लेवल इन्वेंशन के लिए, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट के लिए, एआई की नई टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती हैं। एलोन मस्क एक ऐसा चेहरा है जिनको सभी जानते हैं, और जब उन्होंने ट्विटर को एक्स में कन्वर्ट किया, ये एक बहुत बड़ा कदम था सोशल मीडिया के क्षेत्र में, तो तब से वो उनको बच्चा बच्चा जानता है। और जब उन्होंने लिखा कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड, कुछ भी हैक किया जा सकता है जो कि मशीन है, तो अब हम अगर उस पर इस प्रकार से ये एक गतिरोध करें कि नहीं भारत की ईवीएम हैक नहीं हो सकती क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अलग है, तो एक सवाल तो कांग्रेस के उस संशय को, संदेह को बल तो मिलता है उनके इस ट्वीट से। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र लो क्लास से चलता है, तो जब चुनाव, राज्यों के चुनाव हों, जहां चलिए पूरे देश के आम चुनाव की बात अलग है, अभी राज्यों के चुनाव में झारखंड में हैं, पंजाब में हैं, तो जहां राज्यों के चुनाव हैं वहां ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा सकते हैं, या फिर उसके साथ सबके साथ वीवीपैट लगा के पैरेलल काउंटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, आप वीवीपैट से भी काउंटिंग करा लीजिए, पर्चियाँ भी हैं और टेक्नोलॉजी भी है उनका, या फिर उनका सैम्पलिंग जो है, रैंडम सैम्पलिंग, नंबर ऑफ रैंडम सैम्पलिंग बहुत बढ़ाई जा सकती है, 33% तक किया जा सकता है, अभी तो बहुत कम है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो मैं इतनी ज्यादा तो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती, पर जितना समझ पाई हूँ, हम लोग जितना इंटरनेट यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी से आप जुड़ चुके हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी तो उसे हम कैसे हैक करेंगे? जब तक उसमें किसी तरीके से कोई वायर नहीं होगा या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो मैं समझती हूँ कि वो हैक नहीं की जा सकती। और उन्होंने जो कहा, एलोन मस्क ने, वो अमेरिका की मशीन के बारे में कहा, और अमेरिका की जो मशीन है मुझे लगता है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और शायद घर पर बैठकर लोग ऑनलाइन भी उसमें वोट करते होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, जितना मैंने पढ़ा आज उसके बारे में। तो उसको हैक किया जा सकता है, लेकिन अपने भारत की जो मशीन असेंबल हुई है वो इस तरीके से नहीं हुई है, और उसमें किसी भी तरीके की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर उसे कैसे हैक किया जा सकता है? दूसरी बात, जैसे संतोष जी ने बहुत सारे जो इल्जाम लगाए हैं, तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हिमाचल में आपकी सरकार बन जाती है तब ईवीएम पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं करते, जब आपकी कर्नाटक में सरकार बन जाती है तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं आता है। अभी आप बड़ा जश्न मना रहे थे कि बीजेपी की 400 सीट नहीं आई, 400 पार कह रहे थे, तब आप जश्न मना रहे थे, और आप इस तरीके से जश्न मना रहे थे कि जैसे सरकार आपकी बन गई हो, बीजेपी पूरी तरह हार गई हो। तो और लेकर भी आप ही आए थे, आपकी सरकार में ईवीएम आई और आपने उसका समर्थन किया, और आपके अभी 2024 के घोषणा पत्र में भी आपने कहा कि आगे हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। तो ये जो आपके दोनों जो प्रतिद्वंदता है दोनों वाक्यों में, वक्तव्य में, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो जहां तक है
ईवीएम पर सवाल करना और यहाँ की मशीनरी पे सवाल करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल करना, ये कांग्रेस की वैसी हालत हो गई है जैसे कि कोई परीक्षार्थी जब पर्चा देकर आता है परीक्षा में और तब वो ये कहता है कि उसका जब पर्चा बिगड़ जाता है तो वो ये कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था पर्चा। तो जब उसने पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं की है, उसके बारे में जानकारी नहीं ली है, तो वो ऐसी बातें करता है। तो ये कांग्रेस की हालत हो गई है। आपको इस समय क्या करना चाहिए, कांग्रेस क्यों हार रही है, इस पर विचार मंथन करना चाहिए। हम तो जीत जाते हैं तब भी हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बजाय हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। और यदि जिस तरीके के जो सवाल आ रहे हैं तो वो सब जांच का विषय है। और दूसरा, एक जो नवीन जी ने कहा कि रैंडमली हम वीवीपैट से पर्चियों का मिलान कर सकते हैं, अगर कहीं भी आपको शक की गुंजाइश है तो निश्चित तौर पर हम उसको वीवीपैट से उस मशीन का रैंडमली किसी भी मशीन का मिलान कर सकते हैं। और दूसरा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये मशीन सती सावित्री क्यों है और इस तरीके से जो बात की आपने, तो जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो उस समय तो बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, मशीनें गायब हो जाए, सॉरी वो पेटियां गायब हो जाया करती थी। तो इस तरीके से चुनाव हुआ करते थे आपके शासनकाल में। तो इस किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कहीं भी आपको शक है तो शक का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसमें वास्तव में कुछ अगर करना चाहते हैं कि यहाँ मशीन गलत है तो आप इसको गलत साबित करके बताइए। चुनाव आयोग ने कई बार आपको आमंत्रित किया कि आइए आप बताइए कैसे हैक होती है, करके बताइए। तो हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, आप उनकी विशेषज्ञता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज अमेरिका जैसे देशों में हमारे भारत के ही बच्चे जाकर वहां पर जो है कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वही विषय विशेषज्ञ है वहां पर। तो कहीं से कहीं तक भारत भी कहीं से कुछ कम नहीं है। लेकिन हाँ, एलॉन मस्क की बात है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वही बता सकते हैं। भारत की मशीनरी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने अमेरिका की मशीन के बारे में कहा है। तो ये भी स्पष्ट समझने की जरूरत है। जी रमेश शर्मा जी, जो पहले फॉर्मर आईटी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि यूएस और अन्य जो क्षेत्र हैं उन्होंने जो प्रोग्रामिंग की है वो इंटरनेट कनेक्टेड या कोई भी एक कनेक्टिविटी के साथ है। हमारी जो ईवीएम है वो कस्टम डिजाइंड है, सिक्योर है, उसकी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। एक बार उसको मैन्युअली आपने सेट कर दिया, फिर उसमें कोई भी छेड़छाड़ मैन्युअली ही की जा सकती है। इसके लिए कई बार चुनाव आयोग ने कई बार इस टाइप का वो भी रखा है कि आइए और हैक करके दिखाइए, इस टाइप का एक हैकाथॉन और इस टाइप की एक्टिविटी भी की है। सवाल इस पर ज़्यादा गहराने लगा। हालांकि चूंकि एलोन मस्क बड़े टेक्नोक्रेट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया तो ईवीएम की बात आई। मुझे लगता है कि जो वीवीपैट है जिसमें वो वोटिंग ट्रेल ऑडिट हो जाता है उसको और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है कि नतीजे एक दिन में आ जाते हैं। अन्यथा नतीजों के बाद नतीजों की हेरा फेरी, फिर बैलेट पे कहाँ सील लगी है, वो सील ठीक जगह पर है, तमाम सारे वोट्स जो है वो उसको रद्द कर दिए जाते थे, तब भी सवाल उठते थे। तो विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो एक्सेप्शन से आएगा, स्वीकृति से आएगा, जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है कि भाई आप सवाल उठाते रहेंगे व्यवस्थाओं पर तो फिर कोई जवाब नहीं है। क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, हम ईवीएम की जो टेक्निकली है उस पर चर्चा करने से पहले एक बार ये विचार करके देखें जो बात कही जा रही है वो व्यक्ति कौन है और वो कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, ये विषय तो बाद में है। अब ये जो एलन मस्क, ये सज्जन जो हैं, इनकी एक जो है स्टारलिंक एक कंपनी है, वो भारत में लॉन्च करना चाहते थे और उन्होंने भारत में लॉन्च कर भी दी थी। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी तो उनको बहुत लोगों का पैसा वापस करना पड़ा और हमने एयरटेल को परमिशन दी थी। तो इस कारण एक उनकी खुंदक एक सरकार से थी। दूसरी, वो अपनी कार जो टेस्ला है, जो टेस्ला, वो उसको लॉन्च करना चाहते थे। उसमें वो एलन मस्क ये चाहते थे कि यहाँ पर केवल वो जो है पुर्जे बाहर से ला करके यहाँ पर तैयार करके बेचे, उनको परमिशन नहीं मिली। तीसरी, उनका एक ट्विटर था, उस ट्विटर पर जितनी बकवास टाइप मैसेज आते थे उसको बंद किया। तो कुल मिलाकर के 1.5 साल पहले एलन मस्क का एक वीडियो वायरल हुआ था,
पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे थे ये सब जानते हैं, और वो व्यक्ति इस समय जो भी कुछ है। तो कहने का मतलब ये है, वो फिर वो उनका अमेरिका के लिए हो सकता है, भारत में ईवीएम बिल्कुल हैक नहीं हो सकती, वो इंडिविजुअल मशीन है। और इसके अलावा ईवीएम के आ जाने से करोड़ों करोड़ों पेड़ों की रक्षा हुई है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। वो फिर ये कम से कम अब हमको स्वतंत्रता के 77 वर्ष हो गए, कोई विदेशी बात कह दे, ये जो दास्ता का बोध है कि विदेशी ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर और उसको लेकर के हम चल पड़े। तो अब स्वत्व का बोध जागृत होना चाहिए, दासत्व का बोध कम होना चाहिए, और एलन मस्क की बात को बिल्कुल आउटराइट कचरे में डालना चाहिए। अगर हमको कोई संदेह है, हम अपने तर्क उठाएं, हम अपने तर्क से बातचीत करें। ओटीपी के आधार पर मशीन खुल नहीं सकती, तो कुल मिलाकर के हमारी मशीन की डिजाइन बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर के ईवीएम, अच्छा मुझे एक बात बताइए, परिणाम 4 तारीख को आ गए, 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 12 तारीख तक तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सब लोगों ने सारे के सारे परिणाम का स्वागत किया। अब अगर उसे एक विदेशी व्यक्ति ने भारत में विवाद पैदा करने की दृष्टि से कह दिया तो कुछ लोग उसके पीछे हो गए। ईवीएम पर सवाल उठाना, जो आपने सबसे पहले सेंटेंस कहा, निश्चित रूप से जो भी जनादेश है मतदाता ने जो किया है, निश्चित रूप से जनादेश का अपमान होगा। उस परिणाम को स्वीकार करना ही चाहिए। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, अगर है तो चुनाव आयोग ने 10 वक्त बुलाया, क्यों नहीं गए शिकायत करने वाले, साबित कर दें वहां पर। फिर हम जब वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं, तो उसकी एक पर्ची निकलती है, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस बात को समझना ही चाहिए। जी संतोष जी। मैं नवीन जी इस पूरे विषय में ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कि आज भारत में हम लोग जो है वो एलन मस्क से बड़े टेक्नोक्रेट बन गए हैं, उनके ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं यहाँ बैठ के, और कह रहे हैं कि एलन मस्क के कहने को कूड़े में डाल दीजिए। अगर कोई बिल गेट्स या एलन मस्क अगर प्रधानमंत्री की तारीफ में अगर 4 शब्द कह देते तो भारत में प्रमुखता से छपता, उसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती कि फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने वो कह दिया। लेकिन प्रतिकूल बात जब आई तो कूड़े में डाल दो। किसकी बात कूड़े में डाल दो? तो दुनिया के शीर्ष उद्योगपति में से एक है, जो शीर्ष टेक्नोक्रेट है और जिसकी कंपनियों ने एक रिकॉर्ड बनाए हैं, दुनिया भर में छा गया है वो व्यक्ति। लेकिन चूंकि उसने एक प्रतिकूल बात कर दी, इसलिए उसकी बात को कूड़े में डाल दो और हम उनसे अधिक ज्ञानी हो गए, हमने कह दिया कि भारत की जो ईवीएम उस पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और जबकि एलन मस्क ने अभी कहा कि एलन मस्क ने अमेरिकी संदर्भ में बात कही है, एलन मस्क ने राजीव चंद्रशेखर के जवाब में यह लिखा है कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड। तो फिर यहाँ बात खत्म हो जाती है। और केवल अगर ईवीएम में एक चिप लगा दी जाए तो क्या वो हैक नहीं हो सकती कि उसको बोल दिया कि ऐसा हो गया, जादू का पिटारा हो गया, ये कहा गया कि उसके विरोध में आवाज नहीं उठाई। उसके विरोध में लोगों ने भारत भर में पदयात्रा की है, ओंकार सिंह ढिल्लों जैसे लोगों ने। इसके बाद में भानु प्रताप सिंह और जो दूसरे महमूद प्राचा, ये चुनाव आयोग से लंबी लड़ाइयां लड़ते रहे। आपको याद होगा दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने उनको उठा के थाने ले गई थी। महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह की लड़ाइयां, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। और मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, ईवीएम बहुत पाक साफ है, तो देश में जब इतने व्यापक पैमाने पर आपत्तियां आ रही हैं कि हर विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ उंगली उठा रहा है, अगर हम इतने ईमानदार हैं कि हम ईवीएम को लागू करे रखना चाहते हैं, मेरा प्रश्न ये है, तो आखिरकार 19 लाख जो ईवीएम गायब है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास में, उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वोटों का डिफरेंस क्यों आया है देश के अंदर चुनाव में, उसके ऊपर हम कोई बात करना नहीं चाहते। और जो 48 लाख वोटों का डिफरेंस केवल उत्तर प्रदेश में आ गया, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम सब कुछ छोड़कर, क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना है, तो हम उसके ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं जिसका ज्ञान का दुनिया लोहा मान रही है। तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक, जिसको कहते हैं कि एक प्रकार से पक्षपात पूर्ण रवैया और कुछ हो नहीं सकता। अगर सारे विपक्षी दल चाहते हैं तो क्यों ना बैलेट से चुनाव करवा लिए जाए। जी मंजरी जी क्या कहेंगी? सारे विपक्षी दल क्यों चाहते हैं? क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है उनका एक दबदबा होता है अपने क्षेत्र में। मैंने पहले इस बात को स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर कोई ऑडियो पेटियां होती बंद कर लीजिए, डबल आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए। जी मंजरी जी, अब ठीक आ रही है आवाज? जी बिल्कुल ठीक आ रही। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि बीच में रह गई बात। कोई बात नहीं, विपक्षी दल क्यों चाहते हैं? जी हाँ, विपक्षी दल क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ठीकरा फोड़ना है अपनी असफलता का। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा होता
देखिए पहले इस 2024 के चुनाव के पहले काफी ईवीएम को मुद्दा बनाया गया। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपने बहुत ज्यादा ईवीएम को मुद्दा बनाया, लेकिन 2024 के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, जनता ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन हम 400 पार नहीं हो पाए। और जहां कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई और विपक्षी पूरे जो इनका इंडी गठबंधन था उसको 230 सीटें मिल गई, तब ये खुशी मना रहे थे। तब क्यों ईवीएम के ऊपर आपने ठीकरा नहीं फोड़ा कि हमारी सीटें इतनी ज्यादा क्यों आ गई? मैं बार बार वही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि आपने हिमाचल में जाकर क्यों नहीं कहा कि ईवीएम गड़बड़ है? आपने कर्नाटक पर क्यों नहीं कहा कि ईवीएम गड़बड़ है? जी, अगर एलन मस्क ने कह दिया तो आप वापस से ईवीएम के, अभी तो बिल्कुल ईवीएम पाक साफ हो गई थी, किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जी लोकसभा चुनाव के बाद प्रतिक्रिया ले और जैसे ही एलन मस्क ने कहा फिर वापस से शुरू हो गए। अरे आप कुछ अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने ऊपर काम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मंजरी के ऊपर काम क्यों नहीं करते? प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आज कोई भी एक, हालांकि एलन मस्क सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसायी हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो एलन मस्क या जो भी व्यवसायी हैं, व्यवसायी फिर व्यवसायी होता है, भले ही फिर वो अडानी अंबानी हो या एलन मस्क हो, वो बात तो नफ़े नुकसान के ही लिहाज से करेंगे, तो उनके अपने नफ़े नुकसान हैं। ये जो बात आपने कही है हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने जो क्या कहा वो ठीक है, लेकिन किसने कहा और किस लिहाज से कहा, हमें ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। और अगर हम अब किसी एक बिजनेसमैन की बात को लेकर या किसी विदेश में किसी एक राजनेता की बात को लेकर देश में अगर विपक्ष सत्ता पक्ष में हाय तौबा मचने लगेगा तो इस देश का जो पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट है वो और ख़राब होने वाला है। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो नवीन जी इस बात को समझ लीजिए, एलन मस्क जो है वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं है। उसके 60% जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो भारत के और चीन के हैं। वो केवल व्यापारी है और दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करके वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला बना हुआ है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारत में वो अशांति पैदा करना चाहता है और चूंकि विदेशी ने कह दिया इसलिए वो बात सही है। सबसे पहले तो उसकी डिग्री देख लीजिए, उसकी डिग्री क्या है, क्या उसकी डिग्री कितनी है? तो भारत के और चीन के टेक्नोक्रेट हैं जिसके वजह से उसकी कंपनियां हाइट पर हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात हमको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। और सबसे हमको किसी पराये व्यक्ति ने एक बात कही और हमारे टेक्नीशियन ने एक बात कही, हमको अपने टेक्नोक्रेट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, न केवल दूसरे के, वो भी 15 दिन बाद चुनाव के परिणाम कम निकल कर चले गए। इसके अलावा नवीन जी एक बात कह करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, दुनिया के जितने बड़े उद्योगपति हैं उनकी बातों को प्रत्येक भारतीय को सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और जिस दिन यह फैसला हो जाएगा कि हम डॉलर के बजाय रुपए में खरीदारी करें, हमारी इकोनॉमी जो है 7 से बढ़ के 11 पे चली जाएगी। तो ये सारे व्यापारी भारत के खिलाफ अभियान चलाएंगे। उस अभियान से हमको सतर्क रहना और उनके द्वारा कही गई किसी बात को लेकर के हमको अपने भारत में अशांति पैदा नहीं करना। बिल्कुल ठीक। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ईवीएम पर एलन मस्क के बयान ने सनसनी मचा दी और उस बयान पर देश में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। निश्चित रूप से उनके बयान पर हमारे देश के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनकी राय ली जानी चाहिए, राय शुमारी की जानी चाहिए, सदन में बात भी की जानी चाहिए। लेकिन इसको ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि एलन मस्क ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है और सार्वभौमिक सत्य है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।